और जिस मजबूती के साथ ईरान युद्ध में टिका हुआ है और अभी भी अमेरिका ताबड़तोड़ हमलों से उसे झुकाना चाहता है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या महज सैन्य ताकत से एक वैचारिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है। जो ट्रंप ईरान के सर्वनाश का मंसूबा पाले हुए थे, वो अभी भी ईरान के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर समझ नहीं पाए। ईरान ने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जो बारूद से भी नहीं ध्वस्त हुआ। अब अमेरिका उसी सिस्टम को तबाह कर देना चाहता है। इस स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा आखिर क्या है ईरान की खुफिया व्यवस्था और क्या अमेरिका का उसे तोड़ने का प्लान, जिससे युद्ध की ज्वाला पूरे अरब में भड़क सकती है। बेहतर व्यवहार करें वरना हम उन्हें खत्म कर देंगे। ये केवल एक सैन्य हमला नहीं है, ये एक व्यवस्था के सफाई की शुरुआत है। IRGC का वही हाल होगा जो ISIS का हुआ था और ये संभव है। यानी अब कूटनीति नहीं बल्कि ईरान के कट्टरपंथियों के संहार का इरादा कर चुके हैं, जिससे ईरान को बैथ सिस्टम से आजाद कराया जा सके और ईरान में नए शासन की नींव रखी जा सके। और ईरान का बैत रहरी सिस्टम कैसा है, इसे आइसबर्ग मॉडल से समझिए। यानी ऐसा सिस्टम जो दिखता है असल में वो होता ही नहीं, असल शक्तियां कुछ और होती हैं। इस सिस्टम में सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई शीर्ष पर है। आइसबर्ग पर मॉडल में सतह के ऊपर जो दिखता है वो समझिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वित्त मंत्री अब्बास अरागची, ये और दूसरे सदस्य लगातार अमेरिका के संपर्क में रहे, वार्ता करते रहे। लेकिन आखिरकार वार्ता टूट गई क्योंकि इनके पास सीमित अधिकार थे। असली फैसले कहीं और से लिए जा रहे थे। इस आइसबर्ग मॉडल में समझिए सतह के नीचे दिखने वाले बैथ सिस्टम ही ईरान की असली शक्ति है, जो पूरे ईरान को चला रहे हैं। आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद भी ईरान युद्ध में बना हुआ है। बैथ सिस्टम के प्रमुख चेहरे हैं मोहम्मदी गोलपायगानी, जो सुप्रीम लीडर के दफ्तर में चीफ ऑफ स्टाफ है, अली असगर हिजाजी, जो बैथ सुरक्षा और खुफिया विंग के प्रमुख हैं, वाहिद हगानियन, जो सुप्रीम लीडर के चीफ पर्सनल सेक्रेटरी हैं, अली अकबर विलायती, जो बैथ के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मुख्य सलाहकार हैं, सईद जलीली, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं, अली रजा अराफी, जो गार्डियन काउंसिल के सदस्य हैं। इसके अलावा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सभी सदस्य, जिन्हें सुप्रीम लीडर को चुनने और हटाने का अधिकार है, ये सभी सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। ये ईरान का सबसे प्रभावशाली तंत्र है। राजनीतिक तंत्र, सैन्य तंत्र, न्यायिक तंत्र, अर्थतंत्र पर एकाधिकार है, जिससे बैथ से जुड़ी शीर्ष कट्टरपंथी जमात चलाती है और सुप्रीम लीडर उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है। उसके पास पूरे ईरान को चलाने का अधिकार होता है। केशम द्वीप, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, खर्ग द्वीप, ऑयल सप्लाई टर्मिनल, अबू मूसा एडवांस सर्विलांस पॉइंट, बड़ा तुम द्वीप, सैन्य चौकियां और रडार स्टेशन, छोटा तुम द्वीप, डिफेंस बैरियर, इन पर सबसे ज्यादा हमले किए। और IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को समझिए। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई इसके सर्वोच्च कमांडर है। इसके बाद आते हैं कमांडर इन चीफ, फिर डेप्यूटी कमांडर, उसके बाद ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, जिन्हें कभी विंग रिपोर्ट करती है। पहली विंग है, सारी विंगें रिपोर्ट करती हैं। पहली विंग है ग्राउंड फोर्सेस, जो जमीनी ऑपरेशंस के लिए हैं। इसके बाद एरोस्पेस फोर्स है, जो मिसाइल और हवाई हमले करती है। फिर सबमरीन और समुद्री ऑपरेशन के लिए IRGC नेवी होती है। इसके बाद विशेष अभियान के लिए कुद्स फोर्स। बासिस फोर्स के पास आंतरिक सुरक्षा, मिलिशिया गुट का जिम्मा होता है। IRGC इंटेलिजेंस, जो काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में काम आती है। तो ईरान के पास भले ही घातक हथियार है, लेकिन वो अमेरिका के साथ बहुत लंबे युद्ध में नहीं टिक सकता। और यही वजह है कि ईरान अरब के हर देश में हमला करके अमेरिकी ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश में। ईरान जानता है कि अगर सभी अमेरिकी ठिकाने नष्ट हो गए तो अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना आसान नहीं होगा। ईरान ने बुधवार रात के बाद से 5 देशों में हमला किया है। कतर पर भी हमलों की शुरुआत हो चुकी है। ईरान यहां अमेरिकी सेना के हथियारों को नष्ट कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो रहे हैं। ईरान हमलों से यह संदेश दे रहा है कि अरब देशों को अमेरिका से दूरी बनानी होगी, तभी हमलों से बचा जा सकता है। वजह है कि ईरान के करीब मौजूद अमेरिका के हर मददगार पर मिसाइल और ड्रोन से प्रहार हो रहा है। IRGC के प्रवक्ता जनरल हुसैन मोहेबी के मुताबिक ईरान का ऑपरेशन अभी पूरे इलाके में अमेरिका के हमला करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने पर केंद्रित है। मोहम्मदी ने चेतावनी दी कि अमेरिका को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो लड़ाई के मौजूदा तरीके को बनाए रख सकता है। कुवैत के अली अल सलेम बेस पर करीब 5 धमाके हुए। सी-रैम एयर डिफेंस का रडार ड्रोन से नष्ट हो गया। अमेरिकी सेना के बैरकों पर भी ड्रोन से हमला किया गया। ईरान अमेरिका के सभी बेस को खाली कराना चाहता है। हमलों के बाद अमेरिका अपने विमानों को बेस से हटाने में भी लगा है।
ईरान तेज रफ्तार से सभी बेस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मिसाइल हमला किया गया। हमले में एयरबेस के मेंटेनेंस सेंटर पर भारी तबाही हुई है। IRGC ने अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी नष्ट कर दिया। ईरान के पास कई घातक मिसाइलें हैं जिससे ईरान अमेरिकी बेस पर भारी तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के करीब इराक में अमेरिका का अल असद एयरबेस है। इसके अलावा सीरिया में अल तन्फ गैरिसन एयरबेस है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस भी ईरान का मुख्य टारगेट बन चुका है। यही यूएस नेवी फ्लीट भी तैनात है। कतर में पिछली बार अल उदैद एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया था। यूएई का अल दफरा एयरबेस भी ईरान के टारगेट पर है। इस पूरे इलाके में अमेरिका की सेना, वायुसेना और नेवी की तैनाती है। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए इसी इलाके में बड़ी तैयारी की है, लेकिन सबसे अहम है समंदर के रास्ते होने वाला हमला। कुवैत में अमेरिकी नेवी हर वक्त मौजूद रहती है। यहाँ अमेरिका का कैंप पेट्रियट नेवल बेस है। यहाँ से ईरान पर हमले की तैयारी है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट कमांड की तैनाती है। यहाँ भी अमेरिका की नौसेना का बड़ा जमावड़ा है और समंदर के रास्ते ईरान पर हमले हो रहे हैं। कतर में अल उदैद बेस पर हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों से रडार को निशाना बनाया गया। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी सेना और हथियार थे। ईरान ने एरबिल को टारगेट करके हमला किया। एरबिल में एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई ड्रोन हमले हुए। अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास को टारगेट किया गया। और पश्चिम एशिया की जंग अब समंदर में उतर आई। निशाने पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस चोक पॉइंट पर सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के बीच पहली बार एक तेल टैंकर पर हेल फायर मिसाइल से हमला किया गया। मकसद साफ है, ईरान की तेल सप्लाई और समुद्री कारोबार को तहस नहस कर देना। लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया है, अगर उसका तेल नहीं निकलेगा तो हॉर्मूज से किसी और का भी तेल नहीं गुजरेगा। यानी अब जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल लाइफलाइन पर कब्जे की है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने साफ कहा है कि आज हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा इसी बात में है कि हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरानी व्यवस्था कायम रहे। हम ना तो बातचीत से बच रहे हैं और ना ही युद्ध से डरते हैं, लेकिन ईरान को किसी समझौते से लाभ नहीं मिलता तो हमारे पास उसका पालन करने का कोई कारण नहीं है। और इस वक्त फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या चल रहा है और अमेरिका ने यहाँ किस तरह नाकाबंदी की, अब ये समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट बना हुआ है और अब इस रास्ते पर अमेरिका और ईरान दोनों ने अपनी अपनी तरह से नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी है। खर्ग द्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है, इसलिए अमेरिकी निगरानी का सबसे बड़ा फोकस भी अब यही इलाका बन गया है। अमेरिका ईरान के खर्ग द्वीप को बिल्कुल आइसोलेट करके ईरान पर बड़ा दबाव डालना चाहता है। इसलिए 14 जुलाई से ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले हर जहाज की निगरानी शुरू कर दी गई है। अमेरिका की हरी झंडी के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है और इस नाकेबंदी का पहला एक्शन भी सामने आ गया है। अमेरिका की चेतावनी के बाद से 2 जहाज तो वापस लौट गए, लेकिन आगे बढ़ रहे MT बेल्मा नाम के तीसरे खाली टैंकर पर अमेरिकी विमान ने हेल फायर मिसाइल दागकर उसे खर्ग पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया। अमेरिका ने इसे नाकाबंदी लागू होने के बाद की पहली सैन्य कार्रवाई बताया है। अमेरिका की इस नौसैनिक नाकाबंदी को दोबारा शुरू किए जाने के पहले ही दिन हॉर्मूज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग का ट्रैफिक घटकर सीधे आधा रह गया है। वैश्विक शिप ट्रैकिंग कंपनी केपलर और समाचार एजेंसी रॉयटर्स के आधिकारिक आंकड़ों ने इसकी पुष्टि की है। नए आंकड़ों के मुताबिक हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 24 घंटे के भीतर 13 से घटकर केवल 7 रह गई है। सबसे बुरा असर GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 सदस्य देशों पर पड़ रहा है। ये देश हैं सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। तेल के दामों में उथल पुथल मचने से तेल व्यापार से जुड़ी ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पर भी बुरा असर हो रहा है। ये देश हैं अल्जीरिया, कॉन्गो गणराज्य, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, UAE और वेनेजुएला। अब देखिए कैसे ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी करके उसका गला घोटने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी रणनीति का मकसद सिर्फ जहाज रोकना नहीं, बल्कि ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह रोक देना है। अगर तेल बाहर नहीं जाएगा तो सबसे बड़ा झटका ईरान की अर्थव्यवस्था को लगेगा। अगर नाकाबंदी लंबे समय तक जारी रहती है तो तेल निर्यात रुकने से भंडारण पर दबाव बढ़ता जाएगा। ईरान के तेल भंडार ओवरफ्लो होने लगेंगे, यानी तेल निकलेगा नहीं और टर्मिनलों पर जमा होता जाएगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यही स्थिति बनी रही तो असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा।
जीसीसी और ओपेक देशों के तेल व्यापार, आपूर्ति और वैश्विक कीमतों पर भी इसका बहुत बुरा असर होगा। रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाला है। यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ यूक्रेन ने रूस के 136 तेल टैंकरों की जल समाधि बना दी, अजोव सागर से लेकर काला सागर तक रूस की आर्थिक लाइफलाइन ध्वस्त कर दी है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने यूरोप में न्यूक्लियर खतरे का सायरन बजा दिया है। क्या समंदर से उठी ये चिंगारी पूरे यूरोप में परमाणु महाविनाश का कारण बनेगी? आइए अब आपको इस डिटेल्ड रिपोर्ट में दिखाता हूं। यूक्रेन का सबसे बड़ा सामरिक लक्ष्य रूसी कब्जे वाले क्रीमिया को अलग थलग करना है। यूक्रेन ने जिन तेल टैंकर पर हमले किए वो क्रीमिया और दक्षिणी मोर्चे पर तैनात रूसी सेना के लिए ईंधन और रसद ले जाते हैं, और इस समुद्री सप्लाई लाइन के कटने से रूसी सेना को भारी नुकसान होगा। यूक्रेन शैडो फ्लीट को निशाना बनाकर रूस के तेल निर्यात को बाधित कर रहा है। शैडो फ्लीट से हो रही कमाई का इस्तेमाल रूस सीधे तौर पर युद्ध की फंडिंग में करता है, क्योंकि रूस के पास अजोव सागर में 3 बेहद अहम पोर्ट हैं, जिसमें रोस्टोव ऑन डॉन, अजोव, तागनरोग और येस्क हैं। रोस्टोव ऑन डॉन अनाज के निर्यात का सबसे अहम केंद्र है, जबकि तागनरोग औद्योगिक और व्यापारिक बंदरगाह है। येस्क का इस्तेमाल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए होता है। पुतिन के सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव ने एक इंटरव्यू में बताया कि रूस का न्यूक्लियर बेड़ा पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार है। रूसी नौसेना दुनिया के किसी भी समुद्री क्षेत्र में हर वक्त जंग लड़ने की स्थिति में है कि रूस के पास अब अपनी पूरी सीमा को एक साथ सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचे हैं। यूक्रेन के हमलों में S-400 और S-300 डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है। रूस का ये कदम बताता है कि यूक्रेन की डीप स्ट्राइक रणनीति की बड़ी जीत है, क्योंकि रूस को मजबूरन अपनी फ्रंट लाइन या आर्कटिक सीमाओं से हवाई सुरक्षा कवच हटाकर आर्थिक केंद्रों पर लगाने पड़ रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूसी सेना के अंदर सुरक्षा संकट पैदा कर दिया है, और रूस यूक्रेन जंग में अब एक नया और घातक मोड़ आ चुका है। यूक्रेन के लगातार हमलों का जवाब देते हुए मॉस्को ने अब काउंटर अटैक का मोर्चा खोल दिया है। रूस ने न सिर्फ यूक्रेन के हथियार गोदामों और ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट्स को निशाना बनाया है, बल्कि कीव समेत 10 प्रमुख शहरों में मिसाइल स्ट्राइक कर बड़ी तबाही मचाई। इसका बदला लेने के लिए रूस ने बीती रात 10 शहरों में मिसाइल स्ट्राइक की, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान लवीव में हुआ। कीव पर भी हमले किए गए, नीप्रो में स्कंदर दागी गई, क्रीवी रीह पर भी हमले हुए। इसके बाद सूमी खार्किव पर भी हमले हुए। इसी दौरान ज़ेपोरिजिया पर अटैक हुआ, लुहांस्क पर ड्रोन हमले हुए, डोनेट्स्क पर भी मिसाइल स्ट्राइक हुई और खेरसोन में भी हमले किए गए। यूक्रेन शैडो फ्लीट को निशाना बनाकर रूस के तेल निर्यात को बाधित कर रहा है। शैडो फ्लीट से हो रही कमाई का इस्तेमाल रूस सीधे तौर पर युद्ध की फंडिंग में करता है, क्योंकि रूस के पास अजोव सागर में 3 बेहद अहम पोर्ट हैं, जिसमें रोस्टोव ऑन डॉन, अजोव, तागनरोग और येस्क हैं। रोस्टोव ऑन डॉन अनाज के निर्यात का सबसे अहम केंद्र है, जबकि तागनरोग औद्योगिक और व्यापारिक बंदरगाह है। येस्क का इस्तेमाल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए होता है। पुतिन के सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव ने एक इंटरव्यू में बताया कि रूस का न्यूक्लियर बेड़ा पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार है। रूसी नौसेना दुनिया के किसी भी समुद्री क्षेत्र में हर वक्त जंग लड़ने की स्थिति में है